So hello friends, welcome to your Chandigarh Defense Academy. My name is Altaf Sheikh. I will teach to you GK. It's a part of GAT. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो भी जितने भी जीके के लेक्चर रहेंगे वो 1 by 1 जीके में आपको पता ही है, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी और कुछ जो पार्ट पॉलिटिक्स का आता है वो सब हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखने जा रहे हैं जियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमने पिछली क्लास में देखा था जीएटी का सिलेबस, ठीक है, और पेपर पैटर्न कैसा है वो सब हमने डिस्कस किया था। तो आज से फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके की फर्स्ट क्लास। जीके में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाई करेंगे हम जीके में सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो डिजाइन किया है उसमें डिजाइन ऐसे रहेगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी पहले पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जियोग्राफी के बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ेंगे। जियोग्राफी में जितने भी जो भी पार्ट होगा जियोग्राफी का, जैसे फिजिकल जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद हम हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में हम फ्रेंड्स इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारा अदर पार्ट्स रहेगा जीके में, जो सिलेबस बचेगा, जैसे पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के आते हैं, तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स का बहुत कम पार्ट आता है, बट जो भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है करंट से रिलेट करके तो वो पढ़ेंगे। या फिर मैं बोलूँ तो मेन पॉलिटी यहाँ पे आता है। और फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे लास्ट में फ्रेंड्स करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन आते हैं एवरी एग्जाम में, हर एनडीए के एग्जाम में, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। जब हमारा इतनी देर सिलेबस कवर हो जाएगा, सिलेबस कवर होने के बाद जब हमारा लास्ट मंथ बचेगा तो लास्ट मंथ में हम करंट इवेंट्स पे डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो लास्ट पे हम क्या पढ़ेंगे? करंट इवेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा कि हम कैसे जो हमारा जीके का पार्ट है उसको कैसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स चलते हैं, हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम जियोग्राफी का फ्रेंड्स सिलेबस देखेंगे। ठीक है, हमें एनडीए, सीडीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले दो चीजें पता होनी चाहिए सबसे जरूरी। एक तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है, और उस एग्जाम में जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस तरीके से आते हैं, वो किस तरह से डिजाइन होते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, उनका क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो क्या है, यानी कि लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वेश्चन हिस्ट्री टाइप से आते हैं, या क्वेश्चन फैक्ट से आते हैं, या कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो वो सब चीजें हमें पहले पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो स्टडी करेंगे अपनी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा जियोग्राफी है ये ऑफिशियल यूपीएससी की सिलेबस में सेक्शन ई में आता है। ठीक है, सेक्शन ई में जियोग्राफी में कुछ लाइंस दे रखी है यूपीएससी ने, जिसपे हम डिस्कस करते हैं जो कि टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमें फ्रेंड्स पता होना चाहिए जियोग्राफी में अर्थ के बारे में, फैक्ट्स अबाउट अर्थ एंड कंसेप्ट। ठीक है, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये सब चीजें, और अर्थ के अराउंड जो भी चीजें हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अर्थ की शेप के बारे में पता होना चाहिए, साइज के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स अर्थ में ही जब हम बोलें तो कॉस्मोलॉजी में टॉपिक में एक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, हमारा जो अर्थ का मापने का, जो मेजर करने का, जो अर्थ का एक लोकेशन को पॉइंट आउट करने का जो तरीका है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से होता है, तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमें टाइम कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ये लॉन्गिट्यूड्स में ही आता है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड देयर फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि अर्थ का मूवमेंट कितने टाइप से होता है, एक जैसे रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, रोटेशन होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और उससे इफेक्ट्स क्या होंगे, अर्थ पे क्या इफेक्ट्स होंगे। ठीक है,
या किसी और चीज पे क्या इफेक्ट्स होंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये एक टॉपिक है। वेदरिंग हमारा टॉपिक है, वेदरिंग में अलग अलग वेदरिंग्स आ जाती हैं, जैसे मैकेनिकल है, केमिकल है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। उसके बाद फ्रेंड्स अर्थक्वेक के बारे में हमें पता होना चाहिए, पढ़ेंगे इसके बारे में। वोल्केनिक्स, ओशियनिक करंट्स, ठीक है, टाइड्स जो ओशियंस में आती हैं, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक है, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लांटनरी विंड्स। प्लांटनरी फ्रेंड्स, ये प्लांटनरी विंड्स होती हैं जो मतलब डिफरेंट टाइप्स की विंड्स होती हैं, सीजनल विंड्स, परमानेंटली विंड्स, जेट स्ट्रीम्स वगैरह, जो भी हमारी यानी कि अर्थ पे विंड्स चलती हैं, एयर का मूवमेंट होता है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप के साइक्लोन्स होते हैं, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये वेदर से रिलेटेड है, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, हम जनरली पढ़ते हैं व्हाट इज क्लाइमेट एंड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। नेचुरल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के जो मेजर रीजनल्स हैं, रीजन हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, मेन चीजों के बारे में। रीजनल जियोग्राफी के बारे में हमें पता होना चाहिए, और मेन सबसे बड़ी फ्रेंड्स इंडियन जियोग्राफी, इंडिया की जो फिजिकल लोकेशन है उसके बारे में, इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन कैसी है, इंडिया में मिनरल्स और पावर्स रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, लोकेशन कहाँ है उनकी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कैसा है उनका, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं और एग्रीकल्चर है उस सेक्टर के बारे में हमें पूरी नॉलेज रहनी चाहिए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, मैन सी, ठीक है, लैंड एंड एयर रूट्स, जो हमारे इंडिया के पोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे इंडियन ओशियन में जो भी पोर्ट्स हैं जो इंडिया को आउटर कंट्री से या वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं विद ओशियनिक या विद वाटरवेज, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए। हमें जो एयर रूट्स हैं, जो हमारे रेलवे रूट्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं, वो सब हमें पता होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे जियोग्राफी में। और साथ में मेन आइटम्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया जिन जिन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किन किन चीज़ों में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, क्या चीज़ें हम दूसरे देशों को बेचते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कितना बेचते हैं और कितना लेते हैं, उन सभी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये सारा हमारा जियोग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ब्रॉड व्यू में आपको बताऊं बहुत इजी वे में, तो फ्रेंड्स इसमें दो जियोग्राफी है मेनली, कितने, 2 जियोग्राफीज हैं। एक है फिजिकल जियोग्राफी, जो कि फिजिकल जियोग्राफी फ्रेंड्स हमारा रहता है लगभग यहां से ऊपर, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा जो है ये है फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, और इससे नीचे ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये वाला है हमारा इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। तो हमें मेनली 2 जियोग्राफी पे डिस्कस करना है, और साथ में कुछ हमारा जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसके कुछ फैक्ट्स देखने हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट लोकेशन देखनी है। यहाँ पे आपने देखा ही था जो बोला हुआ था बीच में कि कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो उन रीजन्स के बारे में हमने डिस्कस करना है और पढ़ना है। और साथ में मेनली इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी पे हमने डिस्कस करना है, और इसकी हमें नॉलेज रहनी चाहिए अगर हमने एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब फिजिकल जियोग्राफी में हम जब स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी में, अगर मैं बता दूं तो फिजिकल जियोग्राफी में भी हम अलग अलग से 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी पे, तीसरा हम क्लाइमेटोलॉजी पे फ्रेंड्स बात करेंगे, और चौथा हम बात करेंगे ओशोनोग्राफी, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे हम ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट्स, वेदर्स, एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जियोमार्फोलॉजी में हम लैंड फॉर्म्स, यानी कि जो अर्थ की शेप थी, अर्थ के जो भी अर्थ पे माउंटेन्स बनते हैं, जो भी वहाँ पे लैंड फॉर्म्स होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉस्मोलॉजी में फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो हमने जहाँ पहले नंबर पे देखा था, साइज, शेप ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बाद में जैसे जैसे हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो मैं साथ साथ में समझा दूंगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज फ्रेंड हम पढ़ेंगे, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बोला है, डिस्कस किया है, कि सबसे पहले अगर हमें एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है तो दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो जो सिलेबस है हमारा करेक्ट, जहां से हमें जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। और दूसरा, कैसे क्वेश्चन एनडीए डिजाइन करता है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन डिजाइन करता है एनडीए के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। उसी तरह तभी हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, 2022 के एनडीए के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो जियोग्राफी से पूछे गए थे। तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा कि किस रीजन से, किस एरिया से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के 2022 के क्वेश्चन में, जिसमें पूछा हुआ है, बोला हुआ है, while traveling to a hilly region you noticed a massive boulder which was loosened by heavy rain and moved down hill. This has resulted due to which of the following process? बोला हुआ है फ्रेंड्स सिंपली कि अगर आप एक हिली रीजन में मूव चलते हो, ट्रैवल करते हो, ठीक है, वहां पे आप जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, और वहां पे आप नोटिस करते हो कि बड़े बड़े जो स्टोन है, बड़े बड़े डिब्रीज, पत्थर जो हैं वो टूट के पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे ढेर लगा हुआ है, तो वो किसके कारण टूटे हुए हैं। अब हम जाते हैं, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, लाइफ से रिलेट करके। यानी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करती है जो आप डेली लाइफ में देखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, बस उसको हम देखते तो हैं रोज, बट कभी ना तो इतना अच्छे से नोटिस करते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे हुआ। ठीक है, तो वही चीज वो देखना चाहती है कि आप कितना अवेयर हो, आपको जर्नल अवेयरनेस, अपने डेली लाइफ से जर्नल अवेयरनेस कितनी है। ठीक है, तो जो वो पत्थर टूट के पड़े होते हैं हिली रीजन में, जैसे आप लेह लद्दाख में जाते हो, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जैसे भी इन रीजन में जाते हो, तो ये किसके कारण टूटे हुए हैं। क्या मास वेस्टिंग के कारण ये टूट के गिरे हुए हैं, इरोजन से होता है ये सब, वेदरिंग से होता है, या इन तीनों से होता है, या किसी दो से होता है, या किसी एक से होता है। ठीक है, नीचे दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब कोड में बोला रखा है ऑप्शन ए में ओनली 1 से होता है, मास वेस्टिंग से, बी में बोल रखा है 1 और 2 से होता है ओनली, सी में बोल रखा है 2 और 3 से होता है, और डी में बोल रखा है 1, 2, 3 सभी से होता है। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हो किस किस से होगा। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं मास वेस्टिंग की बात करूं, हल्का हल्का आइडिया दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब मास वेस्टिंग होता है, मास वेस्टिंग का सिंपली मतलब होता है कोई ऐसे एक माउंटेन है, खड़ा चट्टान है, ठीक है, अब इस चट्टान को किसी वजह से क्या हुआ, यहाँ से कट गई। ठीक है, यहाँ से ये कट गई इतनी, तो अब ये वाला जो रीजन है ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कोई सपोर्ट नहीं रहेगी, और ये वाला जो रीजन है ये यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसका मास पे इनके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगी, तो ये नीचे गिर जाएगा किसी हिली रीजन में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मास वेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें सॉइल भी हो सकती है और रॉक्स भी हो सकती है। दूसरा होता है इरोजन। इरोजन होता है फ्रेंड्स किसी भी सॉइल का भी, सॉइल पार्टिकल्स का भी, या किसी रॉक का एक जगह से टूट के दूसरी जगह जाके वो डिपॉजिट हो जाना। यानी कि एक जगह, जैसे यहाँ पे ये रॉक थी तो यहाँ से टूटी और यहाँ आके गिर गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इरोजन। अगर हम बात करें वेदरिंग की, तो फ्रेंड्स वेदरिंग का मतलब होता है यहाँ पे ही रॉक थी और इसी रॉक में ये छोटे छोटे पार्ट टूट गए, डिसइंटीग्रेट हो गए ड्यू टू सम फोर्सेस, प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकली वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से, या बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से, तो ये टूट के यहाँ ही पड़े रहे। ठीक है, टूटे हैं वहीं पड़े हुए हैं, यहाँ भी टूटे हैं बट ये दूसरी जगह जाके पड़े, यहाँ भी टूटे और नीचे गिर गए, पास में उधर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स देखिए,
यहाँ पे भी टूट के, यहाँ पे भी एक बोल्डर्स जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूट के नीचे गिर सकते हैं, बिल्कुल साइल के साथ राख भी गिर सकती है। यहाँ पे इरोजन में राख भी हो सकती है और साइल भी हो सकती है, तो गिर के यहाँ पे ढेर लग सकता है बिल्कुल, और यहाँ पे भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन तीनों है, तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आई होप कि इसका आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं फ्रेंड्स, जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड आर करेक्ट। अगर लैंडस्लाइड देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत बार, एक साल में 2, 3, 4 बार तो सुनने को 5, 10 बार मिलता ही है कि लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे। हमारे आसपास भी कहीं जो हिली रीजन में स्टूडेंट रहते होंगे तो उनके तो बहुत ज्यादा होता होगा कि एक महीने में 1-2 बार आप सुन लेते होंगे जब बारिश होगी, खास करके मानसून सीजन में, ठीक है, या फिर कभी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उससे। तो यहाँ बोला हुआ है इन 4 स्टेट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 है या 3 है। तो पहले बोला क्या हुआ है, बोला हुआ है दीज अक्कर, यानी जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड अक्कर ओनली ऑन जेंटल स्लोप ड्यूरिंग रेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जहां ओनली होगा ना, ओनली ऑन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां ओनली लिखा होता है 90% ये मान के चलो कि वो गलत होता है, ठीक है, क्योंकि ओनली का मतलब हो जाता है कि पूरा उसको कंजेस्टेड करके उतना ही बना दिया, उससे ब्रॉड एरिया नहीं है उसके पास कुछ करने के लिए। तो अब लैंडस्लाइड ऐसा तो होगा नहीं फ्रेंड्स कि सिर्फ जेंटल स्लोप में ही होती है। अब जेंटल स्लोप में होगी और किसी वजह से होगी नहीं, जब बहुत ज्यादा खड़ी जो नॉर्मल स्लोप होती है वहां पे बिल्कुल नहीं होती लैंडस्लाइड, ठीक है। और सेकंड में बोल रखा है दे जनरली अक्कर इन क्ले रिच सॉइल, ठीक है। क्ले रिच मतलब जहां रेतली सॉइल होती है, जहां मतलब सैंड जैसी सॉइल बनी होती है ना, ये मोस्टली क्ले रिच सॉइल कहाँ पे मिलती है आपको, हरियाणा में मिल जाएगी, राजस्थान में मिल जाएगी, ठीक है। जहां पे मतलब थोड़ी रेत जो मिट्टी होती है ना, उसके कण थोड़े मोटे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्ले रिच सॉइल, तो यहाँ पे होती है। अर्थक्वेक ट्रिगर लैंडस्लाइड, अब जितनी मोटी होगी ना थोड़े सॉइल के पार्टिकल, तो उतनी लैंडस्लाइड ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो थर्ड में बोला हुआ है जहां पे अर्थक्वेक आता है, यानी ये मानो जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत बार आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है तो लैंडस्लाइड होती है, बहुत सारी सुनने को मिलती है हिली रीजन में। उसके साथ साथ दूसरे में क्या होता है, दे जनरली अक्कर इन क्ले रिच सॉइल, हाँ जहाँ पे क्ले रिच सॉइल है, यानी मोटे पार्टिकल है सॉइल के, तो वो क्या होगा, इसके आपस में जकड़न कम होगी, तो वो आराम से जब बारिश उसका पानी पड़ेगा तो अगर थोड़ी भी स्लोप होगी तो वो गिर जाएगा, ठीक है, तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो हमारा ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें इसने बोला है ओनली जेंटल स्लोप पे होती है, तो सिर्फ जेंटल स्लोप पे नहीं होती, बहुत सारे तरीके से वो प्लेन में भी होती है, नॉर्मल स्लोप में भी होती है, बहुत सारी जगह होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी नहीं सॉरी, हमारा ऑप्शन 2 एंड 3 किसमें है, ये वाला ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट जियोमॉर्फिकल फेनोमेना, सॉरी जियोग्राफिकल फेनोमेना, ठीक है, कि जियोग्राफिकल फेनोमेना में कौन से ये फीचर किस चीज के, ठीक है। देखो फीचर्स बोल रखे हैं टोरेंट्स ऑफ स्नो एंड आइस रोयरिंग डाउन ए स्टीप माउंटेन साइड, यानी कि बोलने का देखो मतलब कि कुछ स्नो और आइस, ये माउंटेन है, यहाँ रोयरिंग करती हुई ऐसे गोल घूमती हुई नीचे गिरती है, एक ये बोला हुआ है। दूसरे में बोला हुआ है स्नो और आइस दोनों गिरती हैं, ठीक है। दूसरे में बोला हुआ है इट इज हैजर्ड्स टू सीकर्स एंड माउंटेनर्स, यानी कि इस रीजन में ये बहुत खतरनाक साबित होता है, जो यहाँ पे भेड़ बकरियां, यानी कि स्टूल ट्राइब वाले लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं जो जहाँ पे भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं, तो उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, ठीक है, हिली रीजन में, जैसे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में, तो कुछ ऐसे रीजन में जो यहाँ से स्टूडेंट होंगे आराम से रिलेट कर पाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे हो गया वहां पे। और थर्ड में बोला हुआ है इट इन्वॉल्व्स ए मिक्स ऑफ फॉलिंग, देखो इसमें कितनी चीजें होती हैं, एक तो फॉलिंग होता है यानी कि एकदम ऊपर से नीचे गिरता है कुछ रीजन में, रोलिंग होती है यानी कि ऐसे गोल गोल रोल करके आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया,
स्लाइडिंग होती है, ठीक है, नीचे घिसकती है साइड पे ऊपर, यानी कि कुछ ये रीजन है नीचे रॉक है तो रॉक के ऊपर यहाँ पे खिसक के नीचे आएगी, ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे। फ्लोइंग, यहाँ पे फ्लोइंग भी हो रही है, यानी कि पानी के साथ में बीच में मिक्स होके साथ में आ रही है, फ्लो भी कर रही है वाटर की तरह। तो अब ये सारी चीजें किस में हो रही है, नीचे दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन बी आइडेंटिफाइड विद द अबव फीचर्स। ये जो फीचर्स दे रखे हैं, सिंपली फ्रेंड्स बोला हुआ है कि एक माउंटेन है, उस माउंटेन से जो बर्फ या आइस, स्नो एंड आइस क्या करती है, रोलिंग करती हुई भी नीचे गिरती है, एकदम स्लिप करते हुए भी नीचे गिरती है, ठीक है, और क्या करती है भाई, फ्लो भी करती है। और इससे क्या होता है कि जो वहां पे लोग रहते हैं उस हिली रीजन में, उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। अब ये क्या चीज होती है, क्या स्लम्प एंड अर्थ फ्लो होता है। अर्थ फ्लो का फ्रेंड्स मतलब होता है कि मिट्टी के साथ पानी मिक्स होकर फ्लो करना, ठीक है, स्लम्प्स होता है। क्या ये चीजें होती हैं, क्या एवलांचेस होते हैं, क्या लैंडस्लाइड होती है। फ्रेंड देखो, लैंडस्लाइड में रोलिंग कभी भी नहीं होगा, गोल नहीं घूमेगी, और स्नो कहाँ पे आ जाएगी, लैंडस्लाइड में स्नो का और आइस का कुछ आएगा ही नहीं, तो ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद रॉक स्लाइड। अब रॉक स्लाइड फ्रेंड्स ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, रॉक स्लाइड में अगर बोले तो ठीक है, ये रॉक्स स्लाइड का मतलब हो गया कि एक रॉक है, ये किसी चीज पे स्लाइड करके नीचे आ रही है। अब इसने सिर्फ स्लाइड बोला है, यहाँ पे कितनी चीजें हो रही हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ बोल रखा था ना कितनी चीजें हो रही थी, स्लाइड भी हो रहा है, ये देखो स्लाइडिंग भी हो रही है, फ्लोइंग भी हो रही है, इसके साथ फॉलिंग भी हो रहा है, रोलिंग भी हो रहा है, तो ये 4 चीजें बाकी कहाँ गई, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 2 हमारे एलिमिनेट हो गए, बच गए 1 और 2। अब अर्थ फ्लो, यहाँ पे फ्लोइंग बोला हुआ है, एक फ्लो तो है बट उसके साथ स्लम्प, और ये हमारा पूरा आंसर नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होता है एवलांचेस फ्रेंड्स, ठीक है। एवलांचेस से हमारा क्या होता है, जब एवलांचेस माउंटेन रीजन में जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं वहां पे एवलांचेस आते हैं, जब जैसे जिस रीजन में सर्दियों में बर्फ गिरती है तो वहां पे एवलांचेस आते हैं, यानी कि स्लोपी रीजन होता है, वहां पे क्या होगा, कुछ बर्फ का टुकड़ा ऊपर से गिरेगा किसी पेड़ से या कहीं से भी गिरा, तो वो क्या होगा, बड़ा होते होते रोलिंग करते 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 नीचे आएगा। अब वो कभी कभी रोलिंग करेगा तो कभी सीधी खाई आ जाएगी उसको रास्ते में, तो वो सीधा ऊपर से नीचे गिर जाएगा, फॉलिंग करेगा। उसके साथ साथ बीच में हो सकता है कि पानी भी साथ में मिक्स हो जाए जब बारिश हो, तो ये सारी चीजें होती हैं फ्रेंड्स एवलांचेस में, ठीक है, इसमें एवलांचेस में याद रखना। तो ये चीज भी, ये क्वेश्चन भी कैसे पूछा हुआ है, जो डेली लाइफ से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि माउंटेन रीजन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, माउंटेन और डेजर्ट रीजन से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला हुआ है द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, कुल्लू वैली एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड जोकू वैली इन नागालैंड एंड मणिपुर वर इन द न्यूज ऑन अकाउंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। क्या था कि 2022 में ये जो कुछ रीजन थे, कुल्लू वैली वाला उत्तराखंड के कुछ फॉरेस्ट, कुल्लू वैली हिमाचल में और जोकू वैली के कुछ नागालैंड में, ये वाले फॉरेस्ट न्यूज में चल रहे थे काफी ज्यादा। अब पूछा हुआ है ये क्यों न्यूज में थे, ठीक है, ये वैसे जियोग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है करंट से रिलेट करके फ्रेंड्स, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है बट है जियोग्राफी के पार्ट्स। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि यहाँ इस टाइम डिफोरेस्टेशन हो रहा था, लोग पेड़ों को काट रहे थे इसलिए न्यूज में चल रहा था, ठीक है। दूसरा बोला हुआ है फॉरेस्ट में आग लगी थी, क्या जंगलों में आग लगी हुई थी सभी में, तीनों में, तो इसलिए था। और तीसरा बोल रखा है फ्रेंड्स कि जहाँ पे पोचिंग हो रही थी, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो वहां पे एनिमल थे उनको लोग मार रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से था। और फोर्थ जो है वो बोल रखा है इलीगल माइनिंग की वजह से, कि यहाँ पे इन जंगलों में इलीगल माइनिंग हो रही थी, ठीक है। इलीगल माइनिंग का मतलब होता है कि यहाँ बिना पूछे बिना कानूनी कार्रवाई, यानी कि गवर्नमेंट को बताए बिना आप कोई चीज माइन कर रहे हो, किसी चीज की खोद के निकाल रहे हो, ठीक है, तो माइनिंग तो कुछ भी होगी नहीं, जंगल से कौन क्या माइनिंग करेगा, ठीक है। हाँ, कुछ उड़ीसा वगैरह छत्तीसगढ़ में जंगलों में माइनिंग होती है बट वो सारा इतना ज्यादा, इतने बड़े लेवल पे जब न्यूज में रहेंगे तो वो इलीगल नहीं होगी, पता चली जाएगा, ठीक है। अब इतना उस वजह से नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, यहाँ पे हम इतना गेस भी नहीं कर सकते, जो इसका करेक्ट आंसर था वो था फ्रेंड्स
फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जंगलों में आग लग गई थी लगभग सेम टाइम पे तीनों जगह पे। तो इस टाइम पे उस वजह से ये न्यूज में चल रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि अब फॉरेस्ट के रीजन से क्वेश्चन आया तो फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इस वजह से यहाँ से करंट में चल रहा था तो क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें बोला हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बच्चों की तरह पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है, और उनको कभी गलत नहीं करना होता, बट कभी कभी वो भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं तो वो जिसने गलत किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए यही नहीं होता कि बिल्कुल आपको टफ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो या तीन क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन 4-5 मॉडरेट होते हैं और 2-3 क्वेश्चन टफ भी रहते हैं। अब ऑप्शन ए में ये 2022 का है, हालांकि अभी भी वही सिचुएशन है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ स्टेट और ड्यूटीज में, बट 2022 में पूछा गया हुआ है ये कितनी स्टेट थी इस टाइम पे। तो बोला गया है एक ऑप्शन में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज थी, दूसरे में बोला गया 27 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी थी, थर्ड में बोला गया हुआ है 30 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी थी, और फोर्थ में बोला हुआ है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज थी। तो फ्रेंड्स इसमें आंखें बंद करके ना यहाँ पहले भी टिक लगा देना, 28 स्टेट हैं अभी भी, थी तब भी, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा हुआ है स्नो, स्लीट एंड हेल आर द फॉर्म ऑफ। तीन चीजें दे रखी हैं। स्नो क्या होता है फ्रेंड्स? बर्फ गिरती है, ठीक है, बर्फ गिर रही है ऊपर से। अब स्लीट क्या होता है? कभी कभी ऐसे ओले गिरते हैं ना, वो ओले वाले, ठीक है, ये भी गिर रहे हैं कहाँ पे? अर्थ पे। उसके बाद हेल, ये भी कुछ यही चीजें होती हैं, मतलब हेल और ये मतलब सारी चीजें क्या है? रेनफॉल की तरह ही, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर से नीचे जमीन पे गिरती है। तो बोला गया होगा क्या इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं या एवेपोरेशन बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जियोग्राफी में टर्म प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षा होना, यानी कि रेनफॉल होना, या स्नो गिरना, या हेल गिरना, कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें पानी की शेप में या स्नो की शेप में ऊपर से नीचे गिरे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन का फ्रेंड्स मतलब होता है गैसेस फॉर्म से वाटर जो है वो गैस फॉर्म से चेंज हो लिक्विड में, गैस से लिक्विड में चेंज होता है जब, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ पेड़ों के पास एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, ठीक है। अब ये वाटर क्या करते हैं? ये अपने लीफ के थ्रू ऊपर वाटर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। एवोपोरेशन का फ्रेंड्स मतलब होता है जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है हमारा वाटर। क्या होता है? जब नीचे पानी होता है ना जमीन पे, तो धूप पड़ती है, सनरेज पड़ती है, तो क्या होता है? पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, ठीक है, और बादल बनते हैं ऊपर जाके, इसी को हम बोलते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पे टर्म्स थी कुछ जियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया। इन चार में से कौन सी ऐसी वेदरिंग है? देखिए फ्रेंड्स ये कोई वेदरिंग की फॉर्म नहीं है, तीन तरह की वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, रॉक का टूटना और टूट के वहीं पड़े रहना छोटे छोटे पीस, ठीक है। अब तीन तरह से वेदरिंग होती है। एक होती है मैकेनिकल वेदरिंग, इसको फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद होती है केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। बायोलॉजिकल वेदरिंग मोस्टली होती है ड्यू टू लिविंग थिंग्स के द्वारा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग होती है फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन की वजह से, हाइड्रेशन हो गई, जैसे कार्बोनेशन हो गया, ऐसे करके जो भी क्रस्टिंग वगैरह लगती है किसी रॉक पे, तो वो केमिकल वेदरिंग होती है। और उसके बाद होती है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग होती है फ्रेंड्स ड्यू टू चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से मोस्टली, ठीक है। और मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का यहाँ पे योगदान रहता है सबसे ज्यादा मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। तो डेजर्ट रीजन में पूछा हुआ है फ्रेंड्स
हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन। हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन कहाँ पे आएगा? ये लगा लो, लगभग हमारा राजस्थान और रेगिस्तान रीजन हो गया राजस्थान वाला, या फिर वर्ल्ड में देखा जाए तो जो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, उस रीजन को हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया। वर्ल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में फ्रेंड्स आपको पता है दो चीजें सबसे ज्यादा रहती हैं, दिन को बहुत ज्यादा टेम्परेचर और रात को कम हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, एवरेज में, एवरेज के हिसाब से। तो रात को जहां पे अगर दिन को वहां 50 डिग्री टेम्परेचर है या 52 डिग्री जैसे रेगिस्तान में, तो रात को वहां पे 20-22 या 18-20 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वायरेशन आने की वजह से, बहुत ज्यादा चेंज आने की वजह से यहाँ पे वेदरिंग होती है मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। तो डेजर्ट रीजन में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द फर्स्ट टू अटेंड द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी। मेगा सिटी पहले होता क्या है ये पता होना चाहिए। ऐसी सिटी फ्रेंड्स जहां पे 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाए उसको हम बोलते हैं मेगा सिटी, ठीक है। और पूछा हुआ है वर्ल्ड में इन सिटीज में से सबसे पहली मेगा सिटी कौन सी बनी थी, ठीक है। फ्रेंड्स वर्ल्ड में सबसे पहली न्यूयॉर्क मेगा सिटी बनी थी 1950 में। कब? 1950 में सबसे पहले मेगा सिटी बनी थी न्यूयॉर्क, जो कि कहां पे है? अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला हुआ है इन इंडिया रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड्स डिनोटेड रॉक्स एंड सीरीज ऑफ स्क्रैप्स आर द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये फीचर्स हैं फ्रेंड्स कुछ। एक तो ये रिजिड रीजन है, इंडिया में है, ये देख लो इंडिया में है, रिजिड रीजन है, यहाँ पे काफी स्टेबल है, ठीक है। एलिवेटेड है यानी कि एक साइड से उठा हुआ है, कुछ ऐसे करके एक साइड से उठा हुआ है फ्रेंड्स, और दूसरी साइड से ये काफी नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे रॉक्स मिलती है और सीरीज मिलती है, ठीक है। और पूछा हुआ है ये कौन से रीजन के फीचर्स हैं हमारे इंडिया में, तो बताइए। पहले तो बोला हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नॉर्थन माउंटेन। अब नॉर्दर्न माउंटेन फ्रेंड्स बिल्कुल प्लेन है, कोई भी एलिवेटेड रीजन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल प्लेन रीजन है। प्लेन्स कोई प्लेन है तो प्लेन्स ही होंगे, यहाँ पे एलिवेटेड नहीं है, अपना नहीं लगाना कोई भी सेंस वगैरह या ज्यादा नॉलेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में बोल रखा है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू है फ्रेंड्स हमारे इंडिया का ये वाला, जो दक्कन प्लेटू भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया रीजन। तो इसको ये वाला कैसे है बाद में बात करते हैं, ये कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। इधर से थोड़ा उठा हुआ रीजन है और इधर से डाउन है। और सी में बोला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स, जहाँ पे क्या था, नॉर्दर्न माउंटेन्स थे फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में बिल्कुल माउंटेन है, यहाँ पे एलिवेटेड नहीं है, ये पूरा माउंटेन है। और साथ में यहाँ पे ये बिल्कुल भी जो माउंटेन्स होते हैं ये रिजिड नहीं होते फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको फ्लक्चुएशन होते हैं, ठीक है, बनता रहेगा टूटता रहेगा। रिजिड का मतलब होता है जो मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा जल्दी जल्दी। तो माउंटेन में चेंजेस आती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट बढ़ रहा है, हिमालय बढ़ रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं, बट इस रीजन में चेंजेस नहीं आते, ये जो पूछा हुआ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नहीं है। उसके बाद कोस्टल प्लेन फ्रेंड्स, कोस्टल प्लेन भी एलिवेटेड बहुत कम होते हैं और यहाँ पे रॉक्स नहीं मिलती फ्रेंड्स। तो रॉक्स ना होने की वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू यानी हमारा दक्कन प्लेटू इंडिया का क्या है, इस साइड से एलिवेटेड है, वेस्टर्न घाट से ये उठा हुआ है फ्रेंड्स, ऊंचा है, और ईस्टर्न घाट से ये नीचे है। तभी इधर से नदियां हमारी सारी वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की ओर जाती हैं, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट इंडिया के ईस्ट साइड जाती है। यहाँ पे पूरी रॉक्स है फ्रेंड्स, ये लावा से बना हुआ है ये प्लेटू, और ये पूरी रॉक्स हैं यहाँ पे। जहाँ पे रॉक्स होने की वजह से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोरवेलिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि अंडरग्राउंड पानी निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पानी की स्क्रेसी भी रहती है, यानी कि पानी की कमी रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज भी मिलती है कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए पर्सन हैड विजिटेड ए रीजन इन इंडिया
एंड फाउंड ट्रीज। एक पर्सन है, वो इंडिया में जा रहा है, कहीं घूम रहा है, कुछ ऐसे रीजन में पहुंच गया जहां पे उसको कोई पता नहीं, कोई गूगल मैप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक अलग ही बाहर वाले माहौल में पहुंच गया जहां पे उसको कुछ पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। वहां पे उसको फ्रेंड्स कुछ पेड़ मिलते हैं, खैर का पेड़ मिलता है, नीम का पेड़ मिलता है, और खिजरी का पेड़ मिलता है, और पालास का पेड़ मिलते हैं। बट ये पेड़ उसको पता है, अच्छी खासी जान पहचान है। तो उस जिस वो रीजन में गया तो उसको क्या पता चलेगा वो कौन से रीजन में आ गया है, क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो किस रीजन में है इस टाइम पे। क्या वो मालाबार कोस्ट में होगा? यानी कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि फ्रेंड्स पेड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन में इंडिया में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, जो मेन पेड़ है। तो क्या वो मालाबार कोस्ट में ये वाले पेड़ पाए जाते हैं 4-5, खैर, नीम, खिजरी और पालास? क्या ये गारो हिल में पाए जाते हैं? गारो हिल फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। और क्या सुंदरबन डेल्टास में मिलते हैं? ये वेस्ट बंगाल में। क्या ये डेजर्ट रीजन में मिलते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, मालाबार कोस्ट में फ्रेंड्स इतने ज्यादा नहीं मिलते। मालाबार कोस्ट में सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने गोवा का सुना हो तो उसी रीजन में लगभग मालाबार कोस्ट वही है, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, नारियल के पेड़ होते हैं, ठीक है। गारो हिल में फ्रेंड्स जो पेड़ होते हैं वो होते हैं सदाबहार, और ये सदाबहार पेड़ नहीं है। खैर जो है, नीम है, और खिजरी और पालास, ये वाले सदाबहार पेड़ नहीं है, ये डेजर्ट रीजन वाले पेड़ हैं, ठीक है, जो कि सूखे, जिनकी ऐसी शाखें आप देखोगे तो कुछ सूखे हुए दिख जाएंगे, यानी कि ये 12 महीने सदाबहार नहीं रहते, हरे भरे नहीं रहते। सुंदरबन में फ्रेंड्स सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, उसी से पड़ा हुआ है सुंदरबन का डेल्टा नाम। और ये जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है डेजर्ट रीजन। अगर आप राजस्थान में बहुत सारे एरियाज में जाओगे, डेजर्ट एरिया में जाओगे, तो वहां पे आपको पालास के, खिजरी के, नीम के और खैर के जो ट्रीज हैं वो मिलेंगे, देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास यहाँ पे ही खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो गई होगी, आई होप कि आपको ये क्लास में अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी को। और जो भी आपके दोस्त इस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके इंपॉर्टेंट है या मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स उनको ये चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे बिना अपने रिसोर्सेस इन्वेस्टमेंट किए वो अच्छी जगह पहुंच पाए। आपकी एक छोटी सी क्लिक उनके लिए बहुत बड़ी यादगार बन सकती है फ्रेंड्स, आपके लिए और उनके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।